बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमला लगातार जारी है। शुक्रवार आधी रात यानी 6 दिसंबर 2024 को ढाका में एक और हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर पर हमला किया है। उससे पहले गुरुवार को भी हमला किया गया था। बताया जा रहा है कि पहले मंदिर में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद भीड़ ने भी देवी देवताओं की मूर्तियों में आग लगा दी। बांग्लादेश में ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार पिछले 4 महीनों के भीतर ऐसी करीब 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इस्कॉन इस वक्त बांग्लादेश की आवाम और बांग्लादेश की सरकार के निशाने पर है। ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम इस वीडियो में पूरे समीकरण को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम प्रसून और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। बांग्लादेश का दोस्तों इलाज क्या हो सकता है और मोदी सरकार के पास ऐसा कौन सा प्लान है कि अगर चाहे तो बांग्लादेश में महासंकट खड़ा हो सकता है। बांग्लादेश का कैसे इलाज ढूंढा जाना चाहिए, आज हम समस्या और समाधान दोनों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किसके इशारे पर बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, किसके इशारे पर बांग्लादेश में बैठे मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तो बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। दोस्तों, बांग्लादेश भारत को अब आंख दिखाने लगा है और वक्त आ गया है कि बांग्लादेश का इलाज भारत जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। पर वो इलाज हो क्या सकता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं, इन संबंधों के बीच आखिर वो तीसरा कौन आ गया जिसकी वजह से सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि भारत ने अगर बांग्लादेश को अपने देश से आपूर्ति रोक दी तो बांग्लादेश में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा संकट वहां खड़ा हो जाएगा। इन सारी चीजों पर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अलग अलग चैप्टर्स में हम समझाएंगे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों का किस देश पर, अगर ये संबंध खराब हुए तो किस देश पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मोटे तौर पर हम यहीं से शुरुआत करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते इस वक्त नाजुक मोड़ पर पहुंच गए। भारत में अब ये मांग उठने लगी है कि जो भी चीजें बांग्लादेश भेजी जाती है, जैसे कि आलू, प्याज, दवाइयां, कपास और जरूरी जो दवाइयां, सस्ती दवाइयां जो भेजी जाती है बांग्लादेश, उसे फौरन रोक दिया जाए। बांग्लादेश समझता है कि वो भारत को आंख दिखाकर बच जाएगा, लेकिन आपको यह पता नहीं है बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड स्टेट है। बांग्लादेश की करीब 94% सीमा भारत से लगती है। दोनों देशों के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। भारत और बांग्लादेश के बीच वैसे तो कई सारे इश्यूज रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इशू है बांग्लादेश में वहां रह रहे हिंदू कम्युनिटी पर लगातार हो रहे हमले। बांग्लादेश चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, पेट्रोलियम, कपास, प्लास्टिक और इस्पात के लिए, आयरन ओर के लिए भारत पर ही निर्भर करता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा रोल वहां के कपड़ा उद्योग का है और वहां का कपड़ा उद्योग भारत के कच्चे माल पर निर्भर करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग ठप पड़ सकता है अगर भारत अपना कपास बांग्लादेश भेजना बंद कर दे। वहां की जीडीपी घट जाएगी, महंगाई, बेरोजगारी वैसे ही वहां चरम पर है। बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा साझेदार तो था, लेकिन शायद अब ना रहे। 2022-23 का आंकड़ा कहता है कि बांग्लादेश ने भारत को $2 अरब का एक्सपोर्ट किया है। बायलैटरल ट्रेड में देखेंगे तो करीब $16 अरब का ये बायलैटरल ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच। भारत ने पिछले 8 सालों में बांग्लादेश को करीब $8 अरब की मदद पहुंचाई है। शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक नए मुकाम पर पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच चीन की एंट्री हुई थी। लेकिन शेख हसीना ने बहुत चालाकी से भारत और चीन दोनों के साथ संबंध संतुलन बनाने में कामयाबी हासिल की थी। मतलब कि चीन जब आया तो भारत को भी बुरा नहीं लगा और चीन को भी बुरा नहीं लगा, इसकी व्यवस्था की गई। लेकिन अब जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान और अमेरिका अपना इंटरेस्ट बढ़ाने लगे हैं। भारत के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हाल ही में जब बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पाकिस्तान का एक जहाज पहुंचा तो और चिंता बढ़ गई। बांग्लादेश पहले से ही चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा रहा है, इसलिए पहले से भी बांग्लादेश चीन की तरफ झुकता रहा है, ये भारत को पता है। चीन ने बांग्लादेश में अब तक $7 अरब का निवेश किया है। 2023 में चीन ने बांग्लादेश को $22 अरब का निर्यात किया, मतलब भारत से भी ज्यादा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब बांग्लादेश भारत का विकल्प के तौर पर चीन को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या बांग्लादेश सही दिशा में बढ़ रहा है या बांग्लादेश किसी गलतफहमी में? अब यहां पर हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं। बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि वो चीन पर निर्भर रहकर शायद भारत का विकल्प ढूंढ सकता है, तो वो 100% गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि ठीक वैसे ही कभी पाकिस्तान भी सोचा करता था, लेकिन पाकिस्तान की हालत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। श्रीलंका ने भी भारत को किनारे करके चीन को विकल्प के तौर पर आजमाने की कोशिश की। श्रीलंका में आर्थिक संकट आ गई, श्रीलंका को चीन के कर्ज के बोझ तले दबना पड़ा, और ठीक यही हाल आने वाले भविष्य में बांग्लादेश का भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन की आर्थिक मदद के बावजूद भारत का महत्व बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले और खास तौर पर तब से जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, तभी से वहां के हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसमें आग लगा दी जा रही है, हिंदू सिंगर्स के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ वहां छेड़खानी की जा रही है। बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं हाल के 3-4 महीनों में और ज्यादा बढ़ गई। बांग्लादेश में हाल ही में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से हिंदू बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि अब तक वहां के हिंदू बहुत सह चुके हैं। इसके बाद इस्कॉन के संत जो भारत में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे, उनको भी बांग्लादेश ने आने की परमिशन नहीं दी, उन्हें रोक दिया गया बॉर्डर पर। बांग्लादेश की इन हरकतों को देखते हुए भारत जाहिर तौर पर इसका जवाब देगा। भारत ने जवाब दिया भी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे फौरन रोक दिया जाना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ने भारत के इस रिप्लाई को बहुत हल्के में लिया और उसे अपना आंतरिक मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ बैठा। लेकिन इसके बाद भारत क्या करता? अब यहां से भारत को बहुत चालाकी के साथ आगे बढ़ना था, और भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो को जब आप आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत अब बांग्लादेश का कैसे इलाज करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, बांग्लादेश में ये जो संकट खड़ा हुआ है और हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, बहुत ध्यान से ये बात समझिए। हिंदुओं को टारगेट करने के पीछे बांग्लादेश की एक मंशा है। साफ तौर पर वो मंशा अब सामने आ चुकी है, और वो मंशा कोई बांग्लादेश में नहीं पाला गया। वो मंशा अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के इशारे पर बांग्लादेश पाल रहा है। हो क्या रहा है ये आपको आगे बताते हैं। बांग्लादेश में कैसी स्थिति है ये एक बांग्लादेशी नागरिक आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की रहने वाली है, वो वहां की लेखिका हैं, और वो क्या लिखती हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस भारत ने वो ये लिखती हैं, उन्होंने एक्सपर्ट एक ट्वीट किया है, वो आपके सामने है। वो क्या लिखती हैं कि 17,000 भारत के जवानों ने बांग्लादेश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी शहादत दे दी, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश का दुश्मन था और पाकिस्तान के चंगुल से भारत बांग्लादेश को बचाना चाहता था। वो आगे लिखती हैं कि इंडिया ने शेल्टर दिया, खाने के लिए दिया, क्लोथिंग दी, मतलब पहनने के लिए दिया, और 10 मिलियन रिफ्यूजीज को इंडिया ने बचाया। वो ये लिखती हैं। फिर वो आगे लिखती हैं कि इंडिया ने प्रोवाइड किया क्या, वेपन्स, ट्रेन किया, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए वहां के लोगों को ट्रेन किया, बांग्लादेश के हित की रक्षा के लिए भारत ने कुर्बानी दी, और पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ जब बांग्लादेश के पास कुछ नहीं था तब भारत ने मदद की। लेकिन आज वही बांग्लादेश आंख दिखा रहा है। वो आगे लिखते हैं कि जो पाकिस्तान कभी बांग्लादेश का दुश्मन होना चाहिए था, वो पाकिस्तान आज नंबर 1 दोस्त बना हुआ है। वो आगे क्या लिखती है पाकिस्तान के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान दैट रैंक्स नंबर 1 इन प्रोड्यूसिंग टेररिस्ट इज नाउ सपोजली अ फ्रेंड। मतलब कि जो नंबर 1 पोजीशन पर है सिर्फ आतंकवादी पैदा करने में, वो आज दोस्त बन चुका है, बांग्लादेश का दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान को बांग्लादेश में, पाकिस्तान ने जो 1971 में एट्रोसिटीज की थी उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, ये तस्लीमा नसरीन कहती हैं। वो बांग्लादेश की रहने वाली है, वहां की बहुत बड़ी राइटर है, उनका ये बयान है। और बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये तो आपने टीवी पर अभी तक बहुत कुछ देख लिया होगा। अब ये सब क्यों हो रहा है, आज हम इसकी डिटेल में जरा चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश में जब हालात बिगड़े तो इसके पीछे अमेरिका की रणनीति एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, मतलब वही एक सबसे बड़ी वजह थी, अमेरिका की रणनीति। अमेरिका की इस रणनीति के 2 दृष्टिकोण माने जाते हैं। पहला ये दृष्टिकोण था कि वो बांग्लादेश में एक सैनिक बेस बनाना चाहता था जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। अमेरिका ने इसके लिए शेख हसीना के सामने एक प्रस्ताव भी रखा। अमेरिका ऐसा क्यों चाहता था, इसकी 2 प्रमुख वजह हैं। पहली वजह ये कि वो सैनिक बेस बनाकर बांग्लादेश से चीन पर बहुत आसानी से नजर रख सकता था। चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका परेशान था। और दूसरी वजह क्या थी, हाल ही में आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में, खासतौर पर 2022 मार्च के बाद से अब तक भारत और रूस पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। मोदी और पुतिन की दोस्ती अमेरिका की आंखों में खटकने लगी थी, और इस बात से भी अमेरिका बहुत परेशान हो गया था। इसलिए बांग्लादेश में सैनिक बेस बनाने का मतलब था कि वो एक साथ 2 हितों को साध सकता था। चीन के खिलाफ भी रणनीतिक फायदा होता और भारत के खिलाफ भी।
और जो भौगोलिक स्थितियां हैं बांग्लादेश की, वो इसमें उसके लिए कारगर साबित होती। अब जब शेख हसीना ने ये ऑफर ठुकरा दिया अमेरिका का, आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका ने एक आइलैंड की मांग की थी बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश ने उसके लिए भी मना कर दिया। जब शेख हसीना ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब यहां पर अमेरिका के एजेंट्स अपनी भूमिका में आ गए, जिन्हें डीप स्टेट एजेंट्स कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया, बांग्लादेश में एक ऐसे आदमी को चुना जो कि उसके हित को आगे बढ़ा सके, और ऐसे में मोहम्मद यूनुस को चुना गया। मोहम्मद यूनुस को क्यों चुना गया? अमेरिका का एक फाउंडेशन है, क्लिंटन फाउंडेशन। मोहम्मद यूनुस कभी क्लिंटन फाउंडेशन के लिए काम कर चुके हैं, और कहा तो यह भी जाता है कि क्लिंटन फाउंडेशन जो है वो अमेरिका में CIA का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लिंटन फाउंडेशन के बारे में एक और बात कही जाती है कि इस फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस फंड करता है। क्लिंटन फाउंडेशन के पैसों पर ही, ऐसा कुछ लोग दावा करते हैं कि मोहम्मद यूनुस नेतागिरी करते आए हैं। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के कहने पर ही जब शेख हसीना कुर्सी से हटी तो बांग्लादेश का केयर टेकर प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोहम्मद यूनुस को क्या करना था, क्या करना है, यह सब कुछ अमेरिका ने बाकायदे एक स्क्रिप्ट बनाकर दे दी थी, और इसके बाद अब मोहम्मद यूनुस को आगे काम करना था। मोहम्मद यूनुस को पहले से कह दिया गया था कि चीन पर नजर रखने के लिए बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया जाएगा। अमेरिका के डीप स्टेट एजेंट्स ने साफ तौर पर कह दिया था कि भारत की नजदीकी रूस के साथ बढ़ती जा रही है, और भारत ने जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं किया है, इसलिए भारत के खिलाफ बांग्लादेश की जमीन से कोई साजिश करना है। और तभी एंट्री होती है ISI की। ISI पहले से ऐसे मौके की फिराक में था कि बांग्लादेश में कुछ उथल पुथल हो, और उसके जो पुराने एजेंट्स हैं, उसके जो पुराने संगठन हैं, उनको वो फिर से एक्टिवेट कर सके। इसी बीच ISI ने बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। उसने पाकिस्तानी एजेंडे को बांग्लादेश में भरना चालू कर दिया। बांग्लादेश में तत्कालीन शेख हसीना सरकार के खिलाफ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, आप सबने देखा होगा। स्टूडेंट के इसी प्रोटेस्ट में हिंदू स्टूडेंट भी शामिल थे। तब हिंदू स्टूडेंट को जरा भी इल्म नहीं था कि आगे चलकर इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे का असली चेहरा कौन है। जब उन्हें पता चलेगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हिंदू स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उन्हें यह भी इल्म नहीं था कि आने वाले दिनों में जिन मुसलमानों के साथ, जिन मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ वो मिलकर प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, वही उनके दुश्मन हो जाएंगे, और ऐसा हुआ। भारत को सजा देने की खातिर अमेरिका ने खतरनाक चाल चली। यूनुस सरकार ने ISI को खुल्लम खुल्ला खेल खेलने की छूट दे दी, और इसके पीछे एक और वजह भी थी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ISI के पुराने फेवरेट भी रहे, इसलिए वो ISI को खुली छूट दे रहे थे। ISI का फॉर्मूला एकदम साफ था। ISI ने बांग्लादेश में क्या करना है, इसके लिए दो तरह की रणनीति अपनाई। पहली रणनीति क्या थी? हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार करिए, इतना अत्याचार कर दीजिए कि भारत परेशान हो जाए। जब भी हिंदुओं पर कहीं आंच आती है तो जाहिर तौर पर भारत रिएक्ट करता है, और ISI सबसे पहले यही चाहता था कि हिंदू माइनॉरिटीज पर जब हमले हों तो भारत रिएक्ट करे, और रिएक्ट जब होगा तो भारत हिंदुओं को वापस बुला लेगा अपने देश में। उनके खिलाफ इतना अत्याचार कर दो, ये ISI चाहता था कि हिंदुओं के खिलाफ इतना अत्याचार कर दो कि भागकर सब लोग भारत आ जाएं। और इसके लिए ISI ने जो अपना एक पुराना संगठन था जो डीएक्टिवेट हो चुका था, क्योंकि जो उसका एक प्रमुख सदस्य था उसे शेख हसीना ने जेल में डाल रखा था, उस संगठन का नाम है जमात इस्लामी। उस संगठन को चुना गया। जमात इस्लामी को ISI ने एक्टिवेट कर दिया। ISI ने बहुत लंबे समय से इसे बांग्लादेश के अंदर तैयार किया, खाद पानी दिया, पैसा दिया, ताकि वहां पर रेडिकल इस्लामिक को बढ़ावा मिल सके, मतलब रेडिकल इस्लामिक संगठन के तौर पर इसे तैयार किया गया था। जमात इस्लामी ने जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, इसी दौरान अपने जितने कैडर थे उनको एक्टिवेट कर दिया, और कैडर को टारगेट दिया गया कि हिंदुओं के ऊपर अटैक करना है। बांग्लादेश में मुसलमानों में भी हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा जा रहा था, और ISI की ये दूसरी कोशिश थी। देखिए, पहली कोशिश क्या थी? स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिए वो लोगों को उकसा रहा था, भड़का रहा था। दूसरी प्रोटेस्ट ये थी कि जो मुस्लिम स्टूडेंट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे, जैसे कि उनके पेरेंट्स जो शामिल नहीं थे, उनको भी भड़काया जा रहा था। मतलब दो तरफ से एजेंडा चलाया जा रहा था। बांग्लादेश के मुसलमानों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी गई, और ISI अपनी दूसरी तरकीब में भी कामयाब हो गया था। इसके लिए बाकायदा बांग्लादेश के एक पारिशाल सिटी में नैरेटिव एपिसेंटर तैयार किया गया। वहीं बैठकर वीडियो क्लिप बनाए जाते थे, उन्हें ऐसे मॉफ किया जाता था, ऐसे मैनिपुलेट किया जाता था कि आपको कोई नकली वीडियो क्लिप असली वीडियो क्लिप की तरह लगने लगे।
बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल था दुर्गा पूजा, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग बंगाली बोलते हैं और बंगालियों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा या काली पूजा ही होता है। लेकिन दुर्गा पूजा में जो कुछ किया था आईएसआई ने और जमात इस्लामी ने, उसकी भेद खुलकर रह गई थी। आईएसआई के बताए संदेश जमात इस्लामी के कैडर तक पहुंचाए जाते थे और फिर जमात इस्लामी के जो गुंडे होते थे वो हिंदू त्योहारों का, मंदिरों का, घरों का पता लगाते थे, वहां जाकर फोटो खींचते थे, उन फोटोज को इकट्ठा करते थे, वीडियो बनाते थे। दुर्गा पूजा के दौरान आईएसआई ने बारिशाल सिटी से अपने ऑपरेटिव बाहर निकाले और अलग अलग जगहों पर फैला दिए, खासतौर पर हिंदू मंदिरों में। बांग्लादेश के अंदर उन मंदिरों में जहां पर दुर्गा पूजा चल रही थी, वहां पर जाकर उनके जितने भी ऑपरेटिव थे उन्होंने वीडियोस बनाए। वीडियो में ऐसा दिखाया गया जैसे मां दुर्गा के पैरों के नीचे कुरान शरीफ रखा गया है। इससे क्या हुआ, वहां रह रहे मुसलमानों को आघात पहुंचा। उनको लगा कि हिंदू वाकई में ऐसा कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए। जमात इस्लामी अपने इस मकसद में तब कामयाब हो गया जब मुसलमानों ने इसे हकीकत मानकर हिंदुओं के घरों को आग लगाना शुरू कर दिया। मुसलमानों में आक्रोश बढ़ा और आखिर में बांग्लादेश में हिंदुओं का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा वो निशाने पर आ गया। इसके बाद हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को आग लगा दी गई। आपने देखा होगा उसके दुर्गा पूजा के दौरान ही हिंदू सिंगर्स जो कि बांग्लादेशी हैं, प्रॉपर बांग्लादेश के रहने वाले, उनको भी टारगेट किया गया। अब यहां पर आपको एक नाम बताते हैं, जसीमुद्दीन रहमान। जसीमुद्दीन रहमान ये वही इंसान है जिसने ये सब कुछ आईएसआई के इशारे पर किया, लोगों को रेडिकलाइज किया, लोगों को मोबिलाइज किया और उस तरह से हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर उन्हें एक तरीके से युद्ध में झोंक दिया। जसीमुद्दीन रहमान जमाते इस्लाम से जुड़ा हुआ है और ये वही इंसान है जिसे शेख हसीना ने आतंकी कहकर जेल में डाल दिया था। जमाते इस्लामी के लोगों को ये मोबिलाइज कर रहा है, अभी भी मोबिलाइज कर रहा है और हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़का रहा है। जसीमुद्दीन रहमान ने इसके साथ साथ दो और काम किए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो ऐसे संगठन जिनका लिंक आईएसआई से था, उन्हें भी एक्टिव कर दिया। आईएसआई ने बांग्लादेश में सालों पहले एक संगठन बनाया था हिफाजते इस्लाम के नाम से। उस संगठन को शेख हसीना ने इनएक्टिव कर दिया था, लेकिन जमाते इस्लामी और ये जसीमुद्दीन रहमान इसने मिलकर हिफाजते इस्लाम को भी एक्टिवेट कर दिया और हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश के बहुसंख्यकों को भड़काने में लगा दिया। जसीमुद्दीन रहमान ने ऐसे संगठन को भी एक्टिवेट कर दिया जिसमें रोहिंग्या मुसलमान ज्यादा भरे थे, उसका नाम है हिजबुल तहरीर। इस संगठन को भी उसने एक्टिवेट कर दिया। वहां मौजूद आईएसआई के संगठन और बाकी ये जो जमाते इस्लाम है, जो हिजबुल तहरीर है और इस तरह से जितने भी संगठन उसने एक्टिवेट किए थे, सब उतर गए एक तरफ हिंदुओं को अटैक करने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ हमला करने के लिए। जुल्म से बचने के लिए हिंदू इधर उधर भागने लगे। आपने देखा होगा हिंदुओं को आखिर में आकर प्रोटेस्ट करना पड़ा। बहुत बड़ा हुजूम बांग्लादेश में हिंदुओं का जब सड़क पर निकला तब वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आपने देखा होगा कि जो चिन्मय दास प्रभु हैं इस्कॉन के प्रमुख, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चिन्मय दास प्रभु, आपने जब बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति आई थी तब लोगों को खाना खिला रहे थे। वैसे भी बांग्लादेश में जो गरीब हैं उनको इस्कॉन की तरफ से खाना खिलाया जाता है, तो इस्कॉन के प्रमुख को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ हमने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि जो इस्कॉन से जुड़े संत भारत में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे थे, उन्हें भी भारत आने से रोक दिया गया था। अब आगे क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश की जमीन पर जो हिंदुओं के खिलाफ अटैक हो रहे थे, उससे सिर्फ वहां रह रहे हिंदुओं को ही खतरा नहीं है, बल्कि जो भारत में रह रहे हिंदू हैं उनको भी खतरा है। आपने कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि अयोध्या से लेकर संभल तक, संभल से लेकर बांग्लादेश तक जो कुछ हो रहा है सबका डीएनए एक है। जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे तो उनके विरोधी भले सवाल उठा सकते हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ये कहने का मतलब क्या था, बहुत ध्यान से इसे आगे हम समझाने जा रहे हैं, उसे समझिएगा। आईएसआई और उसके जितने भी ये संगठन एक्टिवेट किए गए हैं बांग्लादेश में, या फिर वहां की मोहम्मद यूनुस सरकार, वो चाहती क्या है? वो चाहती यही है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेगा तो भारत क्या करेगा? भारत अपने रास्ते वहां के हिंदुओं के लिए खोल देगा और उसी रास्ते उन्हीं हिंदुओं को ढाल बनाकर आईएसआई अपने जितने भी एजेंट्स हैं उनको भारत में दाखिल करवाएगा। और ये दाखिल किस रास्ते होंगे? पश्चिम बंगाल, असम, इन दोनों रास्तों से, इन दोनों राज्यों के रास्ते से ये दाखिल होंगे। खास तौर पर कुछ ऐसे पॉकेट्स तैयार करवाने की इनकी योजना है भारत में दाखिल होने के बाद, जहां पर मुसलमानों को रेडिकलाइज किया जा सके, उन्हें फिर से मोबिलाइज किया जा सके और भारत के इन दो स्टेट में, खासतौर पर वेस्ट बंगाल और असम के हिस्से में ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि मणिपुर जैसे हालात हो जाए। अब ये बात भारत सरकार, भारत की खुफिया एजेंसी RNW बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है। अब यहां पर भारत को क्या करना होगा ताकि इन चीजों को रोका जा सके? एक जो आवाज भारत में इस वक्त उठ रही है कि हिंदुओं पर अत्याचार अगर बांग्लादेश बंद नहीं करता तो हम
क्यों ना बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दे। ऐसा हो सकता है, अगर हुक्का पानी बंद किया गया, बांग्लादेश को सप्लाई काट दी गई, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बांग्लादेश में अचानक से एक वैक्यूम पैदा होगा, मतलब महासंकट की स्थिति बन सकती है। चीन उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, इतनी जल्दी भरपाई नहीं कर पाएगा। और चीन पर निर्भर रहने का क्या अंजाम होता है, ये लोगों ने कोविड के दौर में देख लिया था। इसके साथ साथ भारत इस पूरे मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर भी उठा सकता है, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन के सामने इसे उठा सकता है, यूएन में उठा सकता है, दूसरे देशों को भी समझा सकता है। भारत के लिए एक पॉजिटिव साइड क्या है कि जब अमेरिका ने बांग्लादेश में अपना सैनिक बेस बनाने की इच्छा जताई, तब बाइडेन सरकार थी वहां पर, लेकिन अब ट्रंप सरकार आ गई है। ट्रंप सरकार ने मोर्चा भी संभाल लिया है और ट्रंप और मोदी की दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती कही जाती है। और ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने कहा भी था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे रुकना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है भारत के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है, ट्रंप इसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं या मोदी और ट्रंप की दोस्ती से रोकने में कामयाब हो जाती है, तो ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश में बहुत जल्द तख्ता पलट भी हो सकता है या फिर से कुछ नई चीजें आपको नजर आ सकती हैं। वैसे दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।